और उनके ऊपर कपड़ा पूछा ये तो मैडम ने किताब बिल्कुल कम आए था पता नहीं आप अटैच करो तुम सर टेस्ट की वजह से नहीं आए पागल है हाँ मुझे हमारी क्लास में ठीक है नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे जब तीनों क्लास मैं आपको कराऊंगा बढ़िया से और ये बताओ आप लोगों को क्या क्या पढ़ा जैसे मैंने कल वो मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था ये ये मुझे थोड़ा सा बताओ ये सर ये कौन सा था बताया था नहीं ये 3.5 3.5 हाँ ये किसका है 3.5 सर इसका एंड प्लस का मैम ने बोला कि एग्जिस्ट भी करता है ये आता नहीं है अच्छा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है यस सर ना यस सर ये तो मैं ये तो सर ट्रिक है फॉर्मूला तो है हाउ आज ट्रिक ट्रिक के अनुसार अच्छा ये कहा कि ये ट्रिक इस पे अप्लाई नहीं होती यस सर हम ये तो देख रहा हूँ क्योंकि 3.5 तो होता ही नहीं 3.5 नहीं होता आज पता चला था तुम्हें कि आज टेस्ट है ना इसलिए आज स्टूडेंट सारे गायब हो गए अब नेक्स्ट वीक में सारी क्लास ज्यादातर क्लास मेरी है नेक्स्ट वीक में ठीक है आना है आप सबको बिल्कुल नेक्स्ट वीक से पढ़ना शुरू करें अच्छे से तरीके से क्या पूछ बेटा क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कोई आप लोगों को जो हाँ कुछ नहीं आ रहा which of the following complexes is not expected to be isolated यानी कौन सा आइसोमेरिक मैट्रिक्स नहीं है अच्छा जो मैंने भेजे है कौन से आई है आपने कौन सा भेजा सर एक कल फिर वो भेजी थी मैंने एक कल फिर वो भेजी हाँ हाँ हमने देखा पीडीएफ सेंड की थी और बेटा आ जाओ पीडीएफ सेंड की थी कल मैंने हाँ ये तो मैम सर उसमें पीवी पीवाई क्यू बस कर रहे थे अच्छा क्या कहा हाँ ठीक है तो क्वेश्चन पहला है कौन सा कंपाउंड आपका एग्जिबिट आइसोमेरिज्म है ना is not expected to exhibit isomerism लेकिन कौन सी आइसोमेरिज्म सी था कुछ हाँ अब स्क्वायर प्लस करेगा NiNH3 और ट्वाइस Cl2 देखिए क्या होगा NiNH3 ट्वाइस Cl2 प्लस ये भी करेगा लेकिन ये पता करना था उसमें कि कौन सी आइसोमेरिज्म पूछना ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कौन सी आइसोमेरिज्म सर ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी में आइसोमेरिज्म आएगी ही नहीं कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं हाँ तो देखियो हमें कहाँ लिखवा था आप लोगों से MAA थ्राइस कौन सा है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता कौन सा टाइप इसमें लिखवा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखवा था एग्जाम्पल लिखवा था आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि MAA होल थ्राइस तो पॉजिटिव डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पर लिखा है तो अगर ऑप्टिकल की बात है तो ये नहीं शो करने है ना ऑप्टिकल में बेटा जो आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है NiEN होल थ्राइस टू पॉजिटिव NiEN होल थ्राइस टू पॉजिटिव
और इसका ऑप्शन लास्ट वाला आपका क्यों होगा? देखिए क्यों होता है NI, क्योंकि कहीं भी आपने NiCN हॉल 6 नहीं देखा होगा। NiCN हॉल 6 आपका पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरा भरा होता है इलेक्ट्रॉन्स जो आपके, और यहाँ Ni की जो ऑक्सीजन नंबर होगी देखता हूँ तो +6 होगी, तो इस टाइप से ये आपका 2 पॉजिटिव +2 में देखते हैं तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी निकिल का जो ऑक्टाहेड्रल है वो नहीं करेगा, निकिल का। और मैंने क्वेश्चंस विद ऑप्शन आपके पास भेजे हुए हैं, कल मैंने भेजा था PDF आपके ग्रुप में, सेंड की हुई है, देखिए सेंड की हुई है बेटा। भेजी थी आपने रात में तो नहीं मैं बता रहा हूँ कब भेजी थी, हाँ? देखो सेंड की हुई है कल की, और कितने बजे? 12 बजे सेंड की। और ग्रुप है आपका MAY में सहारनपुर अच्छा फैकल्टी वाला होगा तुम्हारा, वो नहीं है? गलती वाला नहीं है सर, हैं? वे नीट लिखना होगा, नीट एस्पायरेंट। अच्छा, नीट वाला तुम्हारा अलग है क्या ग्रुप? यस सर, तो उसमें फिर मैं अभी ऐड करूंगा तब मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, और उसमें सारी बातें जो मुझे क्वेश्चन पूछ लिए सारे उसमें लिख के देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका वो भी सेम वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, बताया था आप लोगों से 15 3 वाला है सर, ये वाला ना, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, कौन सा आइसोमर्स के नंबर ज्यादा से ज्यादा शो करेगा? देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, मैंने जो लिखवाए थे आपसे 3 से शुरू किए थे, 2 3 4 5 6, यानी 2 2 3 बार लिखवाए थे। MA4B2 के 2, MA3B3 के फिर आपके 3, तो जो लिखवा था 2 2 के 3 थे, फिर 3 4 5 6, फिर 9, फिर 15 लिखवाए थे ना, लिखवाए हुए हैं देखो रजिस्टर ना, तो उसमें से देखिए। NiNH2 इसके बाहर कोई चार्ज बार है क्या बेटा? इसके बाहर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। NiNH2 के बाद चार्ज है क्या कोई यहाँ? नहीं है ना, तो Na2++2 ऑक्सीजन स्टेट में है। ये क्वेश्चंस देखा कर बेटा, ऐसा वैसे PYQ में अगर ऐसा आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आना ना चाहिए, डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको स्पेशल ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल या आइसो या स्ट्रक्चरल या आयनाइजेशन या हाइड्रेट या लिंकेज जब तक बाई नेम ना पूछे तब तक आप लोग, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि निखिल का जो कॉम्प्लेक्स है मैंने लिखवा रखा क्या, ये sp3 एवरेशन शो कर रहा कि देखते हैं या नहीं शो करता है, उस पर डिपेंड करेगा। चलो अच्छा आगे पॉइंट देखो, एक दिन पूरा जैसा कल आवाज से बंद कर ले बेटा, आवाज नहीं नीचे देखो। चलो पॉइंट ध्यान दो, अच्छा मैंने क्या करा था, VBT का क्वेश्चन करा था मैंने, टेट्राहेड्रल वाला समझ आ गया था, स्क्वायर पेन समझ आ गए थे, ऑक्टाहेड्रल वाला रह गया था बेटा। ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ध्यान रखना,
NH3 लाइगेंड्स की पावर कम है इससे ज्यादा, EN की इससे ज्यादा, CN की, और सबसे ज्यादा जो आपकी है CO की। देखिए EN यहाँ है, CN आपका यहाँ है, CN हो गया, EN हो गया, CO हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयन है, तो Fe पर हाइब्रिडेशंस में जानना चाह रहा हूँ sp3d2 है या D2sp3 है, कौन सा होगा बताओ आप। sp3d2 है या D2sp3 है, बताइए कौन सा होना चाहिए। हाइब्रिडेशंस आप बताओ मेरे से, कोई पीछे से भी आज बंद कर रखा है क्या? पीछे से भी बंद है आज। देखो मैंने क्वेश्चंस क्या पूछा आप लोगों से, वीबीटी की बात चलिए बेटा, वीबीटी में ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स स्पीड पकड़े इधर, ठीक है भाई। वीबीटी आपका पॉइंट है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक एग्जांपल मैंने ये लिखा है, FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयंस में आपका हाइब्रिडेशंस बताना, sp3d2 है या D2sp3 है। इधर मैं लिख रहा हूँ दूसरा एग्जांपल आपका, FeF6 FeF6 3 नेगेटिव आयंस है, इस पर हाइब्रिडेशंस बताना आपका D2sp3 है या sp3d2 है, ये बताना है बेटा आप लोगों को। sp3c2 है या D2sp3 है। एक बार पूरा ध्यान से पढ़िए वीबीटी और ये सारी थ्योरी पढ़िए, और फिर सारे क्वेश्चंस एक दो नहीं, एक दिन फिर जिस दिन आप करेंगे तो प्रॉब्लम्स के लिए ही मैं स्पेशल आऊंगा, केवल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो ये सब माइंड मेकअप करते तो सारे आ जाते हैं, फिर बार बार ना पूछना पड़े, सभी आ जाते हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से सलाह आपको कराऊंगा। आप लोग तो पहले शायद लेक्चर अटेंड किया हुआ ना आप लोगों ने, तो आप करा हुआ बेटा महिमा के पीछे जो लग, हाँ अच्छा मेरा एक और आपने बेटा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 5 लेक्चर में बहुत कुछ करा रखा है इसका, है ना। 5 लेक्चर में बहुत कुछ करा हुआ है। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयंस में, इस पर Fe पर हाइब्रिडेशंस बताओ बेटा। sp3d2 या D2sp3। अगर स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स होता है, याद रखेंगे, इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स अंदर वाला D यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में D2sp3। इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स octahedral complex will be inner orbital octahedral complexes, inner orbital octahedral complexes होगा किसके केस में, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में। अगर मैं आपसे कहने लगा देखो यहीं पे TiH2O होल 6 के बाहर आपका 2 पॉजिटिव है, तो इस पर अगर आपसे कोई हाइब्रिडेशंस पूछता है TiH2O होल 6 2 पॉजिटिव में Ti टाइटेनियम पर हाइब्रिडेशंस आपका कौन सा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशंस या तो होगा आपका sp3d2 या D2sp3 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो TiH2O होल 6 के बाहर आपने 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ आपका हाइब्रिडेशंस अब इसमें देख कर बताओ D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक ट्रिक याद रखनी है, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कम है, if metal is in lower oxidation state, if metal is present in lower oxidation state, then the ligands act as a weak ligand and complex will be outer orbital octahedral complex। याद रखना है, अगर कहीं बाई चांस किसी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और उसके पास आपका जो लाइगेंड्स है वो वीकर है, लाइगेंड्स आपका वीकर है, इस केस में भी आपका हाइब्रिडेशन जो होगा D2sp3 होगा। यानी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ मेटल आयंस और लाइगेंड्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ अंदर वाला d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज होगा, अंदर वाला d ऑर्बिटल संकरण में यूज होगा। तो याद रखेंगे दो ट्रिक हैं,
सबसे पहली ट्रिक है कि स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स का केस देखो। स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स है CN आपका। स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में हाइब्रिडेशन हमेशा D2sp3 होगा। वीकर लाइगेंड्स के केस में हाइब्रिडेशन आपका sp3D2 होगा। अगर मेटल्स के पास वीकर लाइगेंड्स है बट मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अभी फिर आपका इनर ऑर्बिटल ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है, इनर ऑर्बिटल ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये केस आपको अब आपको देखना कि इस पर हाइब्रिडेशन मैंने कहा कि जो Fe के ऊपर जो हाइब्रिडेशन आपका है वो आपका D2sp3 है। जब हाइब्रिडेशन के हिसाब से देखेंगे हम D2sp3 के हिसाब से हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितना है। ठीक है। और नेक्स्ट पूरा वीक मेरी क्लास रहेगी इल्मा से, इनसे सबसे बता दिए बेटा। महिमा सबसे एक बार फोन करेंगे, सबको कहेंगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। जौन सा भी नया चैप्टर शुरू करेंगे उसे बिल्कुल फिनिश करेंगे। एक दिन बिना यानी यहाँ से लेक्चर हमारा अटेंड नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थ्योरी मैंने इनको दे दी है, आरिफ सर को दे दिया, क्वेश्चंस दे दिए। पूरी थ्योरी लें, पूरे क्वेश्चंस लें। और मुझे उम्मीद है कि फिर आपको क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे पहले आपके पास वेपन्स होने चाहिए किसी भी चैप्टर के। जब सारे वेपन्स आपके पास होंगे उसके बाद फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब इंटरेस्ट आता है। देखो भाई मैंने ये बात ऐसे समझाई हुई है, इसको ऐसे स्टडी। ठीक है। तो उसमें ऐसे पॉइंट आपको लिखना। सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगा। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे यहाँ पे कितनी है, प्लस के 3। FeCN6 3 नेगेटिव आयंस में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ कैसे लिखोगे आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका, लिखो ना लिखो 0 आपका। ठीक है। तो यहाँ पर 3d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3d में देखो कितने होंगे आपके 3d6 4s2 4p0। 3d में देख लो कितने बैठते हैं 10, और आपका 10 20 और 26 आप पूरे हुए। ठीक है। मैंने एक तरफा लिख दिया भाई, ये पहले 1 वाला लिखा, फिर 2 वाले लिखे, फिर मैंने 3 वाले तीनों लिख दिए, फिर मैंने 4 वाले ऐसे लिखे हैं। नहीं तो 3d6 बाद में आता, 4s पहले आता, बट मैंने सिक्वेंसली ऐसे करके लिखा है। Fe3+ आयन की बात जब आप करेंगे तो आपको चाहिए केवल इतना सा कॉन्फ़िगरेशन, इतने वाला। Fe एटम की बात की अगर आपने, Fe एटम इज इक्वल टू 3d6 4s2 4p0। अब यहाँ क्या लिख रहे हो, Fe3+ आयन। Fe3+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला। 3d5 4s0 4p आपका 0 हुआ। यहाँ पर फिर आपका किस कॉम्प्लेक्स में, FeCN6 3 नेगेटिव आयन की बात यहाँ पर इसमें करना है कि आपका पॉइंट कितना, 3d में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 5। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आपका 3d5 4s0 4p0। अब आपने क्या कहना है, FeCN6 होल 3 नेगेटिव आयन इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन के आधार पर आपने 2 D और 1 S और 3 P खाली चाहिए। यहाँ D आपके दोनों खाली नहीं है तो आप पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग का मतलब क्या है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ हुआ, एक खाली आपका और एक आपका। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर एक CN अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये इतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया आपका D2sp3
हाइब्रिडाइजेशन से मैंने लिखा साइड में, n बराबर आपका 1 हो गया। तो FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयंस क्या कैसा है आपका एक, ये आपका पैरा मैग्नेटिक आयन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 हुए। तो कभी कभी क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है, बताइए किस कॉम्प्लेक्स में, 4 कॉम्प्लेक्स है, चारों कॉम्प्लेक्स में से किस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ऐसा आपसे। अगर मैं यही बात आपसे पूछता हूँ, देखो इधर यहाँ पर आपका वीकर लाइगेंड्स है, ये वीकर लाइगेंड्स के केस में बाहर वाला डी इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, ये बात मैं कह रहा हूँ। वीकर लाइगेंड्स के केस में बाहर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, और स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में अंदर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। अंदर वाले डी अगर इन्वॉल्व होगा तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाला डी यूज कर रहे तो उसे क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें बता दो मुझे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे F6 3 नेगेटिव आयंस में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n बराबर कितने होंगे, उधर से देख के बताना, वहीं पे देख के सामने आपके लिखा हुआ वहीं से पता चल जाएगा आपका कितना है, देख के बताओ। उधर से अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितने। अब जितनी भी क्लास होंगी सारी मेरी लगातार होंगी, 2 ढाई महीने जितने बचे हुए हैं तो सब लगातार आवे क्लास, क्योंकि लगातार आते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब मैं भी बीच बीच में क्लास छोड़ के पता नहीं चलता क्या छोड़ देता, क्या करा देता, क्या हो गया था। ठीक है, इसमें यस n बराबर आपके 5 होंगे, क्योंकि यहाँ आपको यही देख के पता चला कि Fe3+ आयंस में ना, यहाँ से Sp यानी यहाँ पर आपका फॉर, अगर आप देख रहे हैं तो Fe3+ आयन सीधा सीधा आपने लिखा 3d5 4s0 4p0 और आपका 4d0, ये मैंने सीधा आयन वहां से देख के लिया उधर से। ठीक है, वहां से सीधा आयन को देखा है। ये पहला आपका Fe एटम था, Fe एटम, तो 4d0 ऐसे लिख सकता हूं मैंने। Fe एटम का कॉन्फ़िगरेशन ये है, Fe3+ आयंस का कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो गया। तो Fe3+ आयंस का कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखा कि हाँ ये वाला S, ये 3p, ये 2d यूज होंगे, तो ये होंगे, तो यहाँ डी में सीधे सीधे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पांचों के पांचों ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर। ये F6 में सीधी सी बात है 3+ आयंस जो होगा आपका शो लिखते हैं, इन्वॉल्व करते हैं शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडेशन शो करता है। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा आपने डी, इनर जो डी है उसमें कुछ नहीं करनी, क्योंकि कोई उसका डी हाइब्रिडेशन में यूज नहीं होगा, डी ऑर्बिटल उसका। तो n बराबर सीधा सीधा 5 हो गया आपका। ये आपका 3d5 पूरे 5 5 के 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आपका 4s0, यहाँ आपका 4p0 और यहाँ आपका 4d। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा, एक एक पेयर भरूंगा, देख के इसमें एक एक पेयर आपका भरता हूँ। एफ यानी एफ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे रहा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक आपका यहाँ, ये आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन हो गया। तो sp3d2 में कौन कौन से आपको यूज करने हैं ये आपको पता चला है, सीधी सी बात। केवल केवल अगर बीबीटी का कोई क्वेश्चन होगा, एक बात आपको याद रखनी है, तो क्वेश्चंस आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही आएगा, किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। महिमा समझ गई इस बात को। और फिर वो क्वेश्चन सारे छांट लेकर तरफ मैंने जो आपसे कहा, जो आप मुझे पूछ रहे हो इसमें से विद रीजन फिर एक बार देख के बताते हैं कि यहाँ सारी कंडीशंस कितनी है टोटल। मेरे पास टोटल लिखी हुई कंडीशंस है आइसोमेरिज्म की, बट क्वेश्चंस पूरा सही से लिखा करके यहाँ क्वेश्चंस कैसे कब पूछा गया है, कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछा गया है। अगर क्वेश्चंस ना दिया होता तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार ज्योमेट्रिकल के रिस्पेक्ट में बताऊं इसके बाद, या ऑप्टिकल के रिस्पेक्ट में बताऊं, या किस के रिस्पेक्ट में बताऊं। मंडे में भी आप मंडे से आपकी क्लास? अब लगातार मेरी क्लास होंगी, यस यस, उसमें फिर ना, क्योंकि 1.5 घंटे क्लास के बाद भी आप पूछा करें यहाँ पे। ठीक है भाई, सभी प्रॉब्लम्स लीक आया करो। सबसे बड़ी बात है कि क्लास पढ़ने पढ़ने का मतलब नहीं होता,
बुक्स रखो साथ में, बुक साथ में रखो और पूछो कि हाँ इसमें ये कैसे हो गया जी, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये मेन बात यही होती है, बस पूछते रहना कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं इनको सारों को करेंगे, इनमें सारे क्वेश्चंस आपके विद ऑप्शन दे रखा, अगर ऑप्शन के बाद आपको सॉल्यूशन की जरूरत होगी तो सॉल्यूशंस भी सेंड कर दो। बताओ, द ज्योमेट्री ऑफ NiCO हॉल फॉर जीरो है, द ज्योमेट्री ऑफ NiCO हॉल फॉर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स इज, या कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, इज बस सीधी सी इसकी ज्योमेट्री कह रहा हूं मैं आपसे। द ज्योमेट्री ऑफ NiCO फॉर जीरो इज ए ऑप्शन स्क्वायर प्लेनर, बी ऑप्शन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सी ऑप्शन पिरामिडल, डी ऑप्शन आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर आपका। तो NiCO कॉल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ NiCO कॉल फॉर, बताओ इसकी ज्योमेट्री, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका, क्योंकि इस पर हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3। याद रखेंगे यहाँ NiCO होल फॉर जीरो है, Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा यहाँ पे, जीरो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इज इक्वल टू जीरो, और Ni के ऊपर हाइब्रिडेशन जो आपका है वो sp3 है, क्योंकि जब आप Ni का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हो 3d8 4s2 4p0, और यहाँ Ni आपका हाइब्रिडेशन क्या शो कर रहा है, sp3। जब sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है तो आपने क्या करना है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखते हैं आप लोग, 4s में कितने हैं ये देखना है, आपको हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराने हैं मिक्सिंग में, एक s कराना है, तीन आपने p कराने हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, ये खाली है आपका। जब आपने एक एस और तीन पी अवेलेबल कराने हैं तो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रीअरेंज हो जाएंगे, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो Ni इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये खाली हुआ और ये आपका खाली। CO का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ। तो n बराबर आपका कितना हुआ, जीरो, और हाइब्रिडेशन कितना हुआ आपका sp3। तो ये भी आपको याद रखना था कि NiCO होल फॉर, NiCO होल फॉर जीरो की ज्योमेट्री कैसी होगी भाई, टेट्राहेड्रल, क्योंकि NiCO होल फॉर में Ni पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी भाई, NiCN होल फॉर टू नेगेटिव आयन, इसकी बताओ कैसी होगी ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री ऑफ NiCN होल फॉर। अच्छा वो दूसरा ग्रुप है आपका, मैं अभी फिर दूसरे ग्रुप में ऐड करूंगा, क्योंकि 90 क्वेश्चंस मैंने सेंड किए, अभी आप लोगों के पास 90 क्वेश्चंस हैं, और 90 सारे अच्छे से करेंगे बस 90 क्वेश्चंस। अब इसकी भी टेट्राहेड्रल, नहीं टेट्राहेड्रल में डाला हुआ, देखो ये टेट्राहेड्रल में नहीं डाला हुआ है, जो टेट्राहेड्रल में डाला हुआ था वो था NiCl4 टू नेगेटिव, टेट्राहेड्रल में जो डाला था वो था NiCl4 टू नेगेटिव आयन, है ना। चलो खैर नेक्स्ट वीक क्या, आप जब 2 ढाई महीने लगातार आप जम के हमें जम कर पढ़ें, क्योंकि यही तो मेरी कमी है कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट बड़ी मुश्किल होता है, फिर जब स्टार्ट हो जाता है फिर वो चलता ही रहता है ना। तो यही मेरी एक कमी है कि जैसे आज मैंने आप लोगों के सामने आके पढ़ाया तो मुझे पता चल गया कि हाँ नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास है 3 लगातार, तो मैं अपने आप को उसी हिसाब से, क्योंकि मुझे पहले पता होना चाहिए कि अब जैसा मुझे अब ये भी पता चला कि यहाँ जाकर क्लास लेनी है, ऐसे तो अगर कोई एकदम कहना हाँ भाई आज हमारे यहाँ पार्टी है तो उसमें भी नहीं कोई आता,
और जबकि पार्टी में तो कुछ करना ही नहीं, वहां तो जाके बस खाना पीना ही करना है। इसलिए टीचर को पहले से ही बताना होता है टीचर्स, क्योंकि उसे अपना माइंड मेकअप करना होता है, फिर माइंड मेकअप करना होता है, क्योंकि उसे अपनी कंसंट्रेशन को फोकस करना होता है कि अच्छा कल मुझे ये काम ये चैप्टर वहां पे ये कराना है, तो फिर वो उसी हिसाब से। ऐसे ही एक्टर लोग भी है ना, तो अगर उनको कोई भेजता है कहीं हाँ भाई वहाँ एक्टिंग करनी है, तो वो भी पहले रिहर्सल करके जाते हैं बहुत अच्छे से, तब बढ़िया एक्टिंग कर पाते। तो खैर मुझे पता चल गया कि आगे 2.5 महीने मेरी क्लास है, और जो भी टेढ़े टेढ़े चैप्टर है वो सारे मैं करा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पहले 4 लेक्चर में इंटरेस्ट लिया है, उसमें मुझे पता है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से सभी से बता दियो, मंडे से अपने आप भीड़ हो जाएगी, फिर जैसे जैसे भीड़ पहले होगी थी, बता दो कि केमिस्ट्री वाले सर अब लगातार 2.5 महीने वही, है ना, 2.5 महीने केमिस्ट्री सर का ही है लेक्चर भी आपका। नेक्स्ट वीक से आइए तो ये बताएंगे आरिफ सर, लेकिन हाँ अब लगातार केमिस्ट्री में जब भी क्लास होगी, जब भी अब केमिस्ट्री क्लास होंगी तो सारी क्लास मेरी है। अब ये तो नहीं मुझे पता हो, लेकिन शेड्यूल आप लोग तो पूछे जाया करो ना। अच्छा था बता तो आपकी क्लास में है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे मुझे नहीं पता था। मुझे तो ये पता था कि सर एक टेस्ट लेके आ जाइयो, तो मैं तो टेस्ट लेके आया था। अच्छा टेस्ट ही था, फिर अब टेस्ट के लिए मना कर दिया। चलो खैर, मैंने अगला क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, सीट्स निकाल लेंगे सब नेक्स्ट टर्न पे जब आऊंगा भाई। रहमान, क्या नाम, रहमान ही तो, रहमान है, भूल गया मैं। रिहान, सॉरी, वो रहमान उधर है लड़का एक, मैं उसका नाम ठीक ठाक सा पढ़ रहा, फिर मैं रहमान रिहान में कंफ्यूज हो जाता हूँ। रिहान, अब नेक्स्ट उसमें निकाल लेंगे जो मैंने उनके पास भेज रखी पीडीएफ, उसके नोट्स निकाल लेंगे, 7 पेज की है, 90 क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। उन्हें डिस्कस करने के बाद फिर आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स लगाएंगे। पहले जो मैं दे रहा हूँ उसे डिस्कस करो। मान लीजिए आपके पास सारे मैंने उसका विद आंसर की आपको पास सेंड कर दिए है, आंसर की के बाद भी आप मेरे पास ग्रुप में वापस सेंड करो कि सर ये क्वेश्चंस इनका हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उनको मैं एक्सप्लेनेशन आपके पास सेंड करूंगा। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर भी आपको कहीं लगता है खास सर ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, फिर वे क्वेश्चंस और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो तब आपको फील होगा कि अच्छा सर अब इसमें से हमें कोई कुछ भी पूछ ले, अब हमारा चैप्टर ही बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बढ़िया हो गया, ये ऐसे पढ़ना होता है। तो मैंने अगला क्वेश्चन पूछा बेटा आप लोगों से, हाँ इसकी स्ट्रक्चर होगी बेटा, लिखा हुआ आप लोगों के पास स्क्वायर प्लेनर, यस अब आपकी समझ में आना शुरू हो गया। पहले पहले दिन एक लेक्चर में तो रहा तो थोड़ा सा डाउन सा मामला है ना, अच्छी बात है। और अभी नहीं, अभी तो देखो आगे पढ़ते जाओ तो फिर सारा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ NiCl4 की स्ट्रक्चर बताओ आप क्या होगी, NiCl4 टू नेगेटिव आयन की स्ट्रक्चर बताओ क्या होगी, NiCl4 टू नेगेटिव आयन। क्योंकि ये वीकर लाइगेंड से याद रखना है रियान, ये वीकर है बेटा, जब ये वीकर लाइगेंड से आपका, और चैप्टर में बता रहा हूँ आप लोगों से, अभी मुझे बताओ, अभी आज मुझे ये बात डिस्कस करके बताएंगे, अभी लिखेंगे आप लोग कि आपके कौन कौन से चैप्टर हुए, कौन से नहीं हुए, उनमें जौन से नहीं हुए और कौन से इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से फिर मैं इसे सीक्वेंस पेज पे भी लिख के देकर जाऊंगा सर को, तो उसी हिसाब से जो थोड़े से मुश्किल मुश्किल से चैप्टर हैं उन्हें कराएंगे। क्योंकि इस चैप्टर को तो हम अपने हिसाब से सबसे बाद में ही कराते हैं, सबसे बाद में तब कराते हैं जब एग्जाम का 1 महीना ही बच जाया करता है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि मान लीजिए अब मैंने कराया और 15-20 दिन के बाद फिर आप भूल जाएंगे सारा, खुद मैं भूल जाता हूँ, आप तो स्टूडेंट है। जब मुझे भी कहीं डिस्कस करना होता है, कहीं किसी एग्जाम में जाना होता है, कहीं नीट वीट या जेई में कराना होता है, तो मुझे भी इसको पहले एक बार पूरे को जितनी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस एक बार से रिवाइज करनी होती हैं। तो ये चैप्टर तो ऐसा है, इसको एक बार फिर बाद में रिवाइज कर सकेंगे एक दिन में, लेकिन हाँ अब आपको पता चलेगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अगर वीकर लाइगेंड्स है तो वीकर लाइगेंड्स के केस में हाइब्रिडेशंस जो आपका होगा वो sp3 होगा, और स्ट्रॉन्गर अगर लाइगेंड्स है, ये आपका स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में, ये स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स है आपका, तो इसके केस में आपका हाइब्रिडेशंस जो होगा वो आपका DsP2 होगा, बस ये बात याद रखनी है। अगर DsP2 हाइब्रिडेशंस है तो ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर वीकर लाइगेंड्स है तो वीकर लाइगेंड्स के केस में हाइब्रिडेशंस आपका sp3 होगा, तो sp3 होगा तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी। ये बात आपको याद रखनी, इतनी सी बात आपको याद कि किसमें कितना क्या करना। तो VBT में मैंने आपको सारे अच्छे से तरीके बताए हैं कि हाँ किसको क्या, बस यही ध्यान रखना है
पहली कंडीशन ये याद रखनी कि सारे आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइगेंड्स याद रखना। अगर स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स है तो आपका हाइब्रेशन होगा D2sp3। अगर वीकर लाइगेंड्स है तो हाइब्रेशन होगा sp3D2। और फिर दो कंडीशन याद रखनी है, अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चाहे उसके पास फिर वीकर लाइगेंड्स ही क्यों ना हो, अगर बाई चांस देखिए आपका FeH2O हॉल 6 है, वीकर लाइगेंड्स है आपका, और यहाँ 4+ आयन लिखा हुआ है, तो यहाँ Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई क्या हुई, +4 है। इस केस में अब यहाँ पर जो H2O ligands है, अगर weaker ligands in the case of the higher oxidation state act as a stronger ligands। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है और मेटल के पास लाइगेंड्स आपका वीकर है, तो इस कंडीशंस में वो किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स की तरह काम करेगा। और स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्गर को अंदर वाला डी चाहिए, बस समझ लीजिए ये sp_d, तो अंदर वाला डी चाहिए। जो वीकर लाइगेंड्स होता है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाता, वो बाहर ही रहता है, वो sp3d, उसे बाहर वाला डी चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में इनर डी, वीकर लाइगेंड्स के केस में आपका आउटर डी। आपको ये पता चल गया, कभी कभी ना वीकर लाइगेंड्स दे के रखता है H2O, बट फिर आपको सोचना अगर यहाँ Fe2+ होता, अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, FeH2O हॉल 6 कर रहा हूँ, करने पर यहाँ 2+ आयन कर रहा हूँ, और फिर यहाँ कोई आपसे वाइब्रेशन पूछता है, तो यहाँ मेटल किसमें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ जो आपका जो लाइगेंड्स है वो वीकर लाइगेंड्स की तरह बिहेव करेगा, और हाइब्रिडेशन आपका यहाँ sp3d2 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन आपका क्या बना, sp3d2। तो ये बात आपको देखते ही किसी भी कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखनी है कि आपका स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स है या मेटल आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या वीकर लाइगेंड्स है या मेटल आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लाइगेंड से दो कंडीशन याद रखनी है, तो आप देख कर बता देंगे कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए मुझे आप इसके बाद बताइए, इस यहां तक आपको अगर पूछना हो कोई बात आप पूछ लें। CFT के बारे में कितने आप लोगों को चलो पढ़ा हुआ है, आप लोग मुझे बताओ फटाफट। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आपका क्या विचार है, CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। यानी अगर मेटल स्फेरिकली है, मेटल आयन आपका स्फेरिकली है, देखिए मैं क्या कहता हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स मेन पढ़ना है इसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखिए मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, देखो यहाँ ध्यान से पॉइंट, थ्योरी नहीं बता रहा, मेन पॉइंट बता रहा हूँ केवल। ये आपका डी ऑर्बिटल्स है, और डी ऑर्बिटल्स आपके 5 हैं, dxy yz zx dz2 dx2 माइनस y2। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, किस कंडीशन में सेम होती है, अगर मेटल आयन स्फेरिकली है, वर्ताकार अगर, तो वर्ताकार मेटल आयंस के केस में पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इन्हीं वाले हैं बच्चे भी, जैसे कुछ कोई हमारा स्टूडेंट आ गया हो। यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, महिमा देखा एग्जांपल कौन सा ले रहा हूँ, FeCN हॉल 6 की बात कर रहा हूँ, चलो 3 नेगेटिव आयंस की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डी ऑर्बिटल्स है, इस Fe की बात कर रहा हूँ, आयरन का डी ऑर्बिटल्स ले रहा हूँ। अगर आयरन स्फेरिकल है, आयरन एटम से आयन स्फेरिकली है, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, सेम होती है तो इन्हें कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट, DEGENERATE, डी जनरेट ऑर्बिटल्स किन्हें कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उसे कहते हैं डी जनरेट
ऑर्बिटल्स, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ एफ के साथ आपके, चलो इधर को थोड़ा करके लिखता हूँ, एफ के साथ 6 आपके लाइगेंड्स है, एक आपका सी एन यहाँ पर है, एक आपका सी एन यहाँ पर है, एक आपका सी एन यहाँ पर है, और एक सी एन आपका ये हुआ, और एक सी एन ये हुआ, एक सी एन आपका यहाँ हुआ। जो मेटल्स पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, क्योंकि यहाँ देखिए मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, Fe CN होल 6 3 नेगेटिव आयंस में, यहाँ Fe के ऊपर कितना चार्ज है पॉजिटिव में, आप कहोगे प्लस का 3 है सर। जो प्लस का 3 पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यानी ये लाइगेंड्स मेटल्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे, मेटल्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे, बट मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन काम करते हैं, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स एंड द लाइगेंड्स। तो जब ligands directed होते हैं towards the metal, towards the central metals of the complex ions, then a repulsions develop between the electrons of the metals and the ligands. ligands के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन है। रिपल्सन की वजह से, ये हाइपोथेटिकली बात है, ये थोड़ा सा इनकी एनर्जी यानी 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ये एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हुई। अब जैसे ही ये तब इंक्रीज हुई जैसे ही लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स यानी लाइगेंड्स डायरेक्टेड हो रहे टुवर्ड्स द मेटल आयंस, तब की बात इंक्रीज हुई। जैसे ही लाइगेंड्स, सारे लाइगेंड्स 6 के 6 लाइगेंड्स मेटल आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बीच में फिर स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या एक आपका यहां से ये आपका Eg और एक आपका T2G, ये आपका T2G हुआ। अगर मैं यहां से देखता हूं, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो इसकी एनर्जी इतनी बड़ी है और इसकी एनर्जी इतनी घटी है, यानी ये आपके T2G का मतलब यहाँ पर हुआ T2G। कौन से T2G हैं, यानी पहले वाले को, इसको मैं कह रहा हूं DXY YZ ZX DZ² और ये आपका DX² माइनस Y²। तो ये पहले D जो है इनको तो कहते हैं T2G और इनको कहते हैं EG। T2G का मतलब क्या था, मैं T2G किसे कहते थे, T का मतलब ट्रिपली है, T का मतलब ट्रिपली है, और ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स यानी वे और में 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। डीजनरेट का मतलब आप ध्यान रखेंगे, डीजनरेट किसे कहते हैं, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं T2G को, T2G। जी का मतलब यहाँ जनरेट्स है, डीजनरेट्स है, डीजनरेट का मैं जी लिया केवल, और टी का मतलब यहाँ ट्रिपली है, T2G। यानी इसको सिंबल है ये DXY YZ ZX को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है T2G। इधर आपका EG, ई का मतलब यहाँ डबली DOUBLY, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो आपके डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स किन्हें कह रहा हूं मैं, ये 3 जो पहले वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हें T2G कह रहे, जो बाद के 2 ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम EG कह रहे। तो ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स और डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स आपका। यहां मैंने कहा कि इसकी एनर्जी बड़ी है, कितनी एनर्जी बढ़ी यहां से, ये आपकी होगी 3/5 और ये हो गया 2/5। तो 2/5 यानी मान लीजिए जहां मैंने कहा कि वहां से जहां मैंने पॉइंट लगाया उससे एनर्जी इतनी कम हुई, कितनी कम हुई, 2/5 का मतलब माइनस के 0.4, क्योंकि 2/5 को 0.4 ही कहेंगे, तो इतना घटा है। और ऊपर आपकी कितनी 0.6 आपकी बढ़ी है, 0.6 आपकी बढ़ती है और 0.4 आपकी घटती है, तो इन दोनों के बीच में। और ये पूरा का पूरा हम यहाँ कहते हैं डेल्टा ओ, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं डेल्टा ओ, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से दोबारा सुनो। यानी आप एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपका कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयन है, और मैं इसके FeCN होल 6 3 नेगेटिव आयंस में Fe के डी ऑर्बिटल्स को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेटल्स की जो मेटल की शेप स्फेरिकली है, स्फेरिकली, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्लियर बात, स्फेरिकली है तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम। लेकिन जैसे ही इस मेटल की ओर लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टेड होते हैं, जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स में लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करना आरंभ करते हैं, तो जो आपकी स्फेरिकली शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहां पर डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं रहते, उनमें दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग हो जाती है और दो की एनर्जी अलग हो जाती है। तो जो पहले तीन हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और जो बाद के दो हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब यहीं आपको रुक के और पूछ के चलना है कि सर ये कैसा हुआ है कि जो आपके T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई। दूसरा आपका EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, उसकी एनर्जी इंक्रीज क्यों हुई। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ध्यान क्लियर है बेटा, समझ रहा है बात। ये मैं कह रहा हूँ कि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों डिक्रीज हुई। फिर मैं कह रहा हूँ EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई। क्लियर हुई बात ये। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जो एनर्जी थी इसकी, ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पढ़ी हुई एनर्जी बताई किसकी, पांचों डी ऑर्बिटल्स की, वो कब हुई, जैसे ही मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के पास लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन्स हो जाते हैं, उस रिपल्सन्स की वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वो सिचुएशन है, ये मानी गई हाइपोथेटिकली कंडीशंस है, हाइपोथेटिकली ऐसा माना गया है कि ऐसा होगा जब मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स में लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करते हैं, तो ऐसा होगा, ये हाइपोथेटिकली बात है। उसके बाद जब वो कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं लाइगेंड्स मेटल्स के साथ में, तो दोनों यानी जो 5 5d ऑर्बिटल्स है वो टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गए। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग कहते हैं, टूटना यानी ये स्प्लिट हो गए। तो उसमें मैंने कहा कि एक तो आपका बना सेट T2G, एक सेट बना आपका EG, बट यहाँ क्वेश्चन आपका आता है कि आपको EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, अब क्वेश्चंस जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हुई और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हुई, ये कैसे पता चला हमें। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज, है ना। तो ये पॉइंट आपको देखो क्या कैसे, मैं क्या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स आप लोगों से बताई थी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स, ये आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे कोई मेटल है और इससे आपके लाइगेंड्स अटैच हैं, एक यहाँ पर ये एल आपके लिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक्सिस के बीच पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या याद रखनी है, बात याद रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखी हुई बात, एक्सपेरिमेंटली देखी गई। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक्सिस के बीच में आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका यहाँ वाई एक्सिस हुआ, यहाँ पर आपका ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस आपके हुए। ध्यान में क्या कह रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये आपको यानी लर्न करनी, याद करनी, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप मुझे ये बात बताओ कि आपका जो ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये जो आपके तीन ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीन आपके डी ऑर्बिटल्स हैं।
ये तीनों डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में लाई करते हैं या एक्सिस पर लाई करते हैं, ये बताना। यानी इन तीनों डी ऑर्बिटल्स के जो लॉब हैं जो इनके, वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, एक्सिस पर लाई करते हैं, ये बात बताना है। क्योंकि अगर आपसे कोई कहता है, देखिए ये आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है और ये आपका जेड एक्सिस है इधर, एक और डबल डंबल होते हैं किसमें, डी ऑर्बिटल्स में। एक डंबल आपका जेड एक्सिस पर है, दूसरा भी आपका इसी पर लाई करता है, दूसरा लॉब भी इसी पर लाई करेगा, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। अगर दोनों को एक जैसा दिखाऊं तो आप कहोगे सर एक ही तो बनाया, दूसरा तो बनाया नहीं। एक को तो मैंने वैसे दिखाया, लॉब के डंबल की फॉर्म में दिखाया, दूसरे को मैंने स्फेरिकल। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों जो, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में डबल डंबल होता है, डबल डंबल का मतलब एक डंबल आपका ये हुआ तो दूसरा आपका ये अगर एक्स है तो ये वाई है, और एक्स वाई इसे कहता हूं डी एक्स वाई। अगर दोनों लॉब, अगर दोनों डंबल डी ऑर्बिटल्स के एक्स वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं तो सर डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, वाई जेड के बीच में लाई करेंगे तो वाई जेड का, जेड एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेंगे तो जेड एक्स का। अगर मैंने कहा कि ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है तो दोनों डंबल जो होंगे इसके, इस डी ऑर्बिटल्स के डी जेड स्क्वायर के, वो जेड एक्सिस पर लाई करते हैं। उसके बाद पांचवा जो टाइप आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स है तो ये आपका वाई, एक आपका लो, एक डंबल यहाँ दूसरा डंबल यहाँ, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो याद रखना जो आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, वो कहाँ होते हैं, एक्सिस पर। दोनों देखो तुम्हारे सामने, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो आपके डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, ये कहाँ होते हैं, एक्सिस के बीच में। ये बात याद रखनी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लाई करेंगे एक्सिस के बीच में, और डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाई करेंगे एक्सिस पर। और मैंने क्या कहा, एक बात यहाँ याद रखनी है आपको, ये नोट सारे मैंने यानी मिक्स लैंग्वेज में दे दूंगा मैं आप लोगों से। जो प्योरली सीबीएसई बोर्ड का है उसको तो सीबीएसई इंग्लिश में मिलेगा, जो वैसे ही हिंदी मीडियम वाले हैं स्टूडेंट्स उनको मिक्स लैंग्वेज है, उसमें लिखा हुआ वैसे ही, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, के और में हिंदी हो गया, बाकी सारा इंग्लिश हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सिस के बीच पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्सिस के बीच पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, एक्सिस के बीच पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लिखा हुआ है। ये बात मैंने अगर पहले गलत बोल दी तो अब ध्यान रखें, यहाँ ऑक्टाहेड्रल एक्सिस में, एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मैंने ज्यादा बोल दिया कम, और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये बात याद रखनी। एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये बात आपको ऐसे लिखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ देख कर तब ये पता चलता है कि कहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। देखिए बेटा कौन है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। क्या हुआ, कंफ्यूज हो रही है, टाइम पास करने वाले सारे ना, ध्यान है। अब 2.5 महीने पढ़े सलीके से पढ़ना, और उसमें अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं, बेटा तुम्हें भी आना लगा था, ठीक है। अगर पहले में आया था तो 2-4 लेक्चर, अब जैसे ही मैं आना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरी जब स्पीड सी बन जाएगी तो आपकी समझ में फटाफट फटाफट चलाते, फिर आपको लगता है हाँ भाई अब घर बैठ के पढ़ना। जैसे मैं पीडीएफ सेंड करी थी पर मुझे दूसरे ग्रुप में शायद सेंड थी, जिसमें मैंने इन्हें जोड़ा भी सेंड कर दी, पर तुम्हारा शायद आला जाएंगे ना, उसमें कर देंगे सेंड। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, स्प्लिटिंग किस वजह से हुई, ये बात याद रखनी है। स्प्लिटिंग का कारण है कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन। अगर डी ऑर्बिटल्स यानी जो आपका डी सबसेल और 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर स्प्लिट हुआ तो उसका कारण ध्यान एक ही हुआ बेटा, याद रखना बस सिंपल सा, कि जैसे यानी मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन की वजह से ही
5d ऑर्बिटल्स जो आपका 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गया, और उनमें एक सेट आपका T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, दूसरा आपका EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है। ये बात आपको याद। फिर मैंने पूछा आपसे एक बात कही कि भाई जो ये dxy yz zx की एनर्जी घटती है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर xy yz zx की एनर्जी घटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्बिटल्स dxy yz zx के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम है। रिपल्सन कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। यानी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी घटी है तो घटने का कारण यही हुआ कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन आपका कम हुआ है, रिपल्सन कम हुआ। रिपल्सन कम होने पर उनकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ी है और एनर्जी घटी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि इनमें रिपल्सन क्यों बढ़ा है? रिपल्सन बढ़ने का कारण ये है कि ये दोनों डी ऑर्बिटल्स के लॉब लाई करते हैं एक्सिस पर, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वहीं से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो तो वहां इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यानी इस केस में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के केस में लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा है। ज्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों, इन दोनों डी ऑर्बिटल्स के जो डंबल हैं वो एक्सिस पर लाई करते हैं, और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो वहां मेटल्स के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा हो गए। रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो उनकी एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि रिपल्सन घटने पर एनर्जी डिक्रीज होगी और रिपल्सन बढ़ने पर एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ केवल एक ही बात आपको पता चली है साक्षी, यहाँ केवल सिंपल से एक बात का पता चला क्या, कि सर आप कह रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपके डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी आपकी डिक्रीज हो, एनर्जी घट जाएगी। सिंपल सी बात हुई। और इसके अपोजिट याद रखना आपको, टेट्राहेड्रल, दोनों अलग अलग एग्जांपल हैं। दो एग्जांपल आपके पास सीएफटी के हैं, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले मैं आपसे बता रहा हूँ। यानी ये जो टोटल डेल्टा ओ है, टोटल अगर ये 1 है तो इसका 1 का 3/5 डेल्टा ओ, ये हो गया 2/5। ये अगर ये टोटल एनर्जी 1 है तो यहां से, इससे 1 से बढ़ के 1.6, ये 1 से घट के कितना हो गया? 0.4। तो सीएफटी में इतनी सी बात आपको याद रखनी कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कैसे हुई एनसीईआरटी में भी जब आप उठाएंगे तो यही बात आपको मेन उठानी है। सीएफटी की एक थ्योरी बार बार पढ़नी है कि यहाँ T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कौन कौन से आपके हैं। ये आपका dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर है। ये आपका T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब आपको समझ आ गया, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब आपको समझ आ गया। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरने की बात आएगी, CFSC एक फॉर्मूला आपके पास होगा, क्या कहते हैं इसे? CFSE को क्या कहते हो? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसा होते हैं बेटा ये होते हैं 0.4 इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू इंटू डेल्टा ओ प्लस एम इंटू पी। ये पूरा फॉर्मूला आपके पास। ये जो आपका पी है ये T2g होगा और ये आपका EG पावर क्यू होगा। यानी T2g का आपका T2g सेट होगा आपको कौन सा? DXY YZ ZX। यहाँ पर ये T2g पावर P करूंगा, P नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ EG पावर क्यू करेंगे, EG पावर क्यू है, T2g पावर आपका P है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि कैसे इसका
अगर आपका लाइगेंड वीकर है तो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्गर है तो कैसे भरते हैं। ठीक है, वीकर लाइगेंड्स का केस क्या होगा और स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स का केस क्या होगा, ये बात आपको अलग अलग याद रखनी। एक बार ब्रीफ से देखो इस पॉइंट को पूरे को, फिर मैं यहाँ आपको पी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। पी कहाँ हुई आपके, पी कौन से हैं, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो CFSC का फॉर्मूला है वो 0.4 इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू इंटू डेल्टा ओ प्लस एम इंटू पी होगा। यहाँ पी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपका हुआ, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। m बराबर क्या होता है, m m बराबर होगा नंबर ऑफ पेयर, कितने पेयर आपके, नंबर ऑफ पेयर। और p बराबर होता है पेयरिंग एनर्जी, तो पेयर बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। और m आपका होगा नंबर ऑफ पेयर्स। देखो फटाफट से फिर एक बार इतना से ब्रीफली से उसे वैसे उतार दे महिमा, केवल फिर मैं आगे बता रहा हूँ। रियान से एक बार उतार दे बेटे वैसे ही। इसके बाद फिर आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये तो पॉइंट इतना से याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G and EG, in T2G and EG set of orbitals, T2G and EG set of orbitals। क्या कह रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना भाई, महिमा कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना, इस T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी सी बात याद रखनी, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, जो आएगा मैं बता रहा हूँ रियान, CFT का जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उसके बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए आपको। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो CFSC का क्वेश्चन आता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये पहला आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल से पता चलेगा, P इलेक्ट्रॉन्स की नंबर और Q इलेक्ट्रॉन्स की नंबर। M और P हमेशा, यानी P हमेशा गिवन होगा, डेल्टा O की वैल्यू गिवन होगी, O इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा O हमेशा गिवन होगी। तो CFSC निकालनी फिर आप, तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला केस, इसके दो केस हैं, पहला केस आपका है भाई व्हेन द लिगेंड्स आर वीकर, जब लिगेंड्स वीकर होगा
इसे कहेंगे आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीकर लाइगेंड्स व्हेन द लाइगेंड्स आर वीकर, जब लाइगेंड्स आपका वीकर होगा तो इसे आप हमेशा कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे इस केस में। याद रखिए यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका डी में इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, तो D आपका 10। एक आपका T2G सेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है। ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, ये आपका EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स n होंगे। केवल इतनी सी बात याद रखनी है, चार बात आपको। अगर महिमा लाइगेंड्स आपका वीक है तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल होता है। आपको हंट्स रूल अगर पढ़ा हुआ हो, HUNTS, हंट्स कहते हैं इंग्लिश में, हंट्स कहते हैं हिंदी में हुंड, आप जो भी कुछ पढ़, तो हंट्स रूल कहते हैं HUNDS। तो अगर लाइगेंड्स आपका वीकर है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। तो ये बात याद रखनी, अगर लाइगेंड्स आपका वीकर है तो T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हंट्स रूल के अनुसार होता है। याद रखेंगे इस बात। यानी यहाँ आपके जो होंगे, एक बात आपको याद रखना, तीन होते हैं किसमें, T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं, EG में 2 हैं। यहाँ आपके 3 हुए, यहाँ आपके 2, यहाँ आपके 3, फिर आपके 2, यहाँ आपके फिर ये 3, ये आपके 2। सब में केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए। एक आप लोगों से रटाना है हमें, सभी आ जाए तो सबसे रटाएंगे एक बार। ये आ जाएंगे तो जैसे इनको पता चलेगा ना कि यहाँ केमिस्ट्री क्लास शुरू होगी तो ये अपने आप, क्योंकि सबका फोन मेरे पास आता रहता, सर क्लास कब है। अब मुझे नहीं पता था क्लास कब है, लेकिन अब मुझे पता चला कि हाँ अब लगातार मेरी क्लास होंगी, तो अब मैं कह दूंगा बच्चों से सभी से, हाँ भाई अब मेरी लगातार क्लास है। नहीं तो बीच बीच में उनका सबका फोन आता रहता है, सर अब क्लास कब है, सर अब क्लास कब है, तो उन्हें पता नहीं था। वो तो अपने आप, वो एक कमरा जैसे पहले भर गया था, सारा स्टूडेंट सब दोबारा से फिर वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर लाइगेंड्स आपका वीक है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियान यहीं से बन जाता है बेटा, आपको सिर्फ ये रटाना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड्स, लाइगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे पहले हेलोजेंस हो जाते हैं, हेलोजेंस के बाद फिर वाटर आ जाता है, NCS आ जाता है, NH3 आ जाता है, EN आ जाता है, CO आ जाता है, फिर EN आ जाता है, फिर CN आ जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको तो लर्न कराना सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ याद रखना बहुत जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कह रहा हूं मैं, महिमा कहाँ जाना, क्योंकि D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो चौथे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इन पांचों D में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरना। पेयरिंग तब होगी जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ जाएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ आएगा, एक आगे आ गया 5 का मतलब। फिर आपका m की वैल्यू यहां से देखनी है रियान, यहाँ m बराबर 1 हुआ, क्योंकि यहाँ एक ऑर्बिटल्स ऐसा है DXY जिसमें पेयरिंग हुई है, तो m की वैल्यू यहाँ 1 है। यहाँ m की वैल्यू 0 हुई D5 तक, कोई पेयर नहीं है, तो पेयर आपका यहाँ बना, पहला पेयर D6 में। कब बना, वीकर लाइगेंड्स के केस में। तो यहाँ पर उसके बाद D6 के बाद आपका D7 में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। D8 में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो m आपको पता चल गया कि जब क्वेश्चन आएगा आपका, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको पता चला कि हाँ किसकी वैल्यू कितनी है, ये आपका 4 होगी, और D10 में 5 हो जाएगी पूरी। तो पेयरिंग एनर्जी हुई। अब n की वैल्यू देखते हो, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, फिर आपका 4, 3, 2, 1,
और ये आपका 0। D10 केवल एक केस है, D10 केवल, यानी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यानी ये केस हुआ किसका, ये केस हुआ है वीकर लाइगेंड्स का, दोज कॉम्प्लेक्स विच हैविंग वीकर लाइगेंड्स, यानी उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात हुई जिनमें लाइगेंड्स आपका वीक है। अब इसके बाद दूसरा, अगर इसके उल्टा पढ़ेंगे आप, दूसरा उल्टा पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे आप व्हेन द लाइगेंड्स आर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स के केस में क्या कहलाएगा, नाम क्या होगा उसका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीकर के केस में हाई और स्ट्रॉन्गर के केस में आपका लो कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको, और जैसे अब डेली होगा ना, तो एक जितने भी लेक्चर होंगे ना, सब आगे से जब शुरू करेंगे हम, तो 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट आपका डेली उसी दिन हुआ करेगा, उससे आपकी स्पीड बनेगी बड़े अच्छे से। और ये तो सबसे टेढ़ा चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, अगर आप लोगों को पता हो, 12th में भी पता चला होगा। रिहान था मुश्किल है नहीं है? नहीं, अगर वैसे गहराई में जाएंगे, उस टाइम उस टाइम मुश्किल लग रहा था, अब लग रहा सर उस टाइम थोड़ा सा। अच्छा, उस टाइम पढ़ाया होगा वालिया सर ने, है? नहीं सर, इरफान सर ने। ये कहाँ है? चलो, नहीं यही कानपुर में है। और स्कूल कौन, दिल्ली रोड पे। स्कूल, दिल्ली रोड कह रही मैं, दिल्ली पैलेस के पास। अच्छा दिल्ली पैलेस के पास, ठीक ठीक ठीक। तो उन्हें सर ने ना बस वो क्वेश्चंस के हिसाब से कराया होगा कि हाँ जैसे जैसे क्वेश्चंस, क्योंकि यूपी बोर्ड तो बहुत आसान है, यूपी बोर्ड तो आसान है। यूपी बोर्ड तब मुश्किल था जब मैं 93 में 10th में पास हुआ था। अब आप पूछो क्यों, क्योंकि जब जब मैं पास हुआ था तब रिजल्ट था केवल 14.7%। कितना, 14.7% बच्चे पास हुए थे, और अब इतने परसेंट फेल होते हैं। सैंपल पेपर था गए तो सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेम क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब सैंपल पेपर कराते हैं, उन्हीं में से जो कहते हो क्वेश्चन। जब 12th किया था तो 25% रिजल्ट था, यानी पहले 14.7% रिजल्ट, फिर उनमें से भी और छांट के 25%। लेकिन जब हमारे पेपर हुआ करते थे, जो नकल करता था वो भी जेल जाता था, जो कराता था वो भी जेल जाता था। नहीं, अब तो ये है कि जैसे हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, तो बोर्ड की कॉपी में नंबर दिए हमें 5, अब वहां 5 आते ही नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में जब ये हुआ पैटर्न, सिंगल पेपर का पैटर्न हुआ, तो मैं, कुछ ऐसे बच्चे थे ऊट पटांग कि उनके 0-0 नंबर भी आए, तो मैंने वो रोल नंबर चेक कर लिए, और मेरे लेफ्ट राइट में जितने भी टीचर्स बैठे थे केमिस्ट्री वाले, नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, कोर्ट में बच्चा चला गया तो फजीता हो जाएगा। मैं नहीं, मैं कोर्ट ही जाऊंगा, कि मैं भी भाई अलग थोड़ा मूडी, तो बच्चे ने कुछ कर ही रखा तो 0 नंबर उसका बन रहा था। तो लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं, कॉपी रखी, कॉपी में 100 रुपये लगाए, 100 रुपये लगा के नीचे लिखा कि सर मैं कॉपी में 100 रुपये इसलिए नहीं लगा रही हूँ, मैंने पता कब चला, रही हूँ रहा हूँ से पता चल जाता लड़का है लड़की है, इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि आप मुझे पास करें, इसलिए लगा रही हूँ कि आप मेरी कॉपी अच्छे से चेक करें। तो मैंने जैसे उसकी लैंग्वेज पढ़ी, तो भाई कोई भी होता प्रभावित होता है, कि मैंने 100 रुपये इसलिए नहीं रखे कि आप मुझे पास करें, नहीं, मैं 100 रुपये इसलिए रख रही हूँ कि सर आप मेरी कॉपी अच्छे से चेक करें। तो मेरे बराबर में बैठे थे पीके जैन, मैंने कहा देखिए यार बड़ा, मतलब लड़की का हौसला बहुत ज्यादा है भाई, ऐसे लिखती है। तो उसके नंबर देखते 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 चले गए, मैंने बढ़िया से कॉपी चेक करी, एक एक लाइन चेक करी, 67 नंबर उसके अपने आप आ रहे थे 70 में से। तो फिर मैंने भी सोचा, मगर चल ये भी क्या याद रखे कि यहाँ किसके पास कॉपी गई है। तो उसके 1-2 जगह कुछ गलत से थे, मैंने नीला पेन उठाया और वो ठीक से करे, और उसके 70 में से जो के तो 70 में का भाई उसे भी कम से कम पता चलेगा कहाँ किसी। तो मुझे उस कॉपी को चेक करने में 15 मिनट पूरी लगी थी। तो जैन नहीं कह रहा यार तू तो बड़ा, मगर भाई जब 100 रुपये रखे हुए, जब 100 रुपये की चाय तुम सब पियोगे तो कम से कम इसका तो 100 रुपये का कम भी तो करना पड़ेगा नहीं। तो 100 रुपये लगाने के बाद, लिखने के बाद, ये स्टेटमेंट यानी ये सेंटेंस लिखना बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहा होगा उस लड़की। तो आप लोग ना, जैसे अभी 3-4 दिन अब लगातार जैसे आप पढ़ोगे ना, तो सब अपने आप देखोगे हाँ भाई, जैसे महिमा ने पहले दिन तो पता नहीं चला कि सर क्या क्या, क्योंकि उस दिन मैंने पढ़ा, तेज तेज सा पढ़ा के चला था। क्यों, मैं सोच रहा था कि ये सारे रिजेक्ट कर दें, और मैं थोड़ा सा, मेरी परसेंटेज बेटा फर्स्ट में 10th में थी 61% मात्र, लेकिन वो 61% आज की वो 95 के बराबर ही है।
और 12th में थे मेरे 68%। सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज मेरी एमएससी में रही, लेकिन हाँ मेरा ग्राफ असेंडिंग रहा, कभी डिसेंडिंग नहीं हुआ। 10th में सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर 12th में, फिर बीएससी में, फिर एमएससी में सबसे ज्यादा टॉपर रहा बस। उसके बाद पीएचडी में तो खैर मार्क परसेंटेज होती ही नहीं, उसमें तो डिग्री होती है केवल उसमें। तो वो दौर था, लेकिन उस टाइम के जितने भी मेरे आसपास के स्टूडेंट थे रियान, अब कोई ऐसा नहीं है कि जो कामयाब ना हो, है ना। तो दोबारा से पढ़ो आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये ना सोचे कि हाँ वहाँ आसान लग रहा था, है ना, यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा। यहाँ मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें तो ये तो चैप्टर ऐसा है कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें तो अगर, क्योंकि वीबीटी की अगर आपसे कमियां लिखवाने शुरू करें तो वीबीटी से ये नहीं पता चलता कि किस कॉम्प्लेक्स पर sp3d2 एडिशंस है, किस पर sp3d2 है। वीबीटी से ये नहीं पता चलता कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। वीबीटी से ये नहीं पता चलता कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। तो फिर हमें पता ही क्या चल रहा, कुछ भी नहीं, फिर भी पढ़ रहे हैं हम उसे। तो अगर आप लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी पढ़ते हैं तो बहुत सारी कमियां आई, तो उसके बाद सीएफटी आ गई। सीएफटी ने थोड़ी सी कमियां दूर करी हैं। उसके बाद खैर मेटेलिक कार्बोनाइल्स का तो क्वेश्चन एक आता रहता है आपके पास, एक क्वेश्चन। सीएफटी का क्वेश्चन नीट में कम आता है, जेई में सीएफटी का क्वेश्चन आता है। नीट में क्वेश्चन सीएफटी का नहीं आता, जेई में सीएफटी का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कौन सा केस हुआ, व्हेन द ligands आर वीकर। दूसरा केस वही, ध्यान इसमें क्या कह देंगे, दूसरा केस व्हेन द, बस इसके लास्ट करो इसे, फिर उसके बाद छोड़ दें। व्हेन द ligands आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर, जब स्ट्रॉन्गर होंगे तो केस क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो केस क्या हो जाएगा आपका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या कहा कि अगर वीकर लिगेंड्स है तो T2G इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल वेरिएशन। और यहाँ वायलेंस वायलेंस करता है ये हंट्स रूल का, अगेंस्ट द हंट्स रूल फिलअप किए जाएंगे कैसे, इसी को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर यहाँ D3 D4 में चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना भर के, कौन से केस में कह रहा हूं मैं, इस केस में, हाँ बोलो, इंटरवल होने वाला है इनका। अच्छा बस मैं छोड़ रहा हूँ, देखो एक मिनट। अगर अब नेक्स्ट वीक में ना इंटरवल के बाद छोड़ा करेंगे हम आप लोग, जब ये इंटरवल नहीं, अब अगले चैप्टर ना इतने इतने अच्छे चैप्टर हैं, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्ट आएगा देखना हो, क्योंकि ये चैप्टर असल में कंटिन्यूटी में होना था, बीच में डिस्टर्बेंस कर दिया। नहीं तो जब मेरा सैटरडे में शायद लास्ट लेक्चर था ना, तो मंडे ट्यूजडे ना और कर देते, तो ये पूरा तभी लगे हाथ, क्योंकि तब थोड़ा सा पता रिदम सी बन रही थी उस टाइम, आप लोगों को समझ में आ रहा था फटाफट। तो ऐसा ना, फिर जैसा प्रैक्टिस चार्ज से हुई, अपने समझ में आना शुरू हुआ, और सर क्योंकि मैंने क्लास हमेशा, अभी भी जब हम लेते हैं क्लास होती है हमारे वहाँ जागरण क्लास सैटरडे में रहती है, तो सैटरडे में 3-3 4-4 घंटे क्लास लेते हैं लगातार। तो आप समझो कितना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हो गए बताओ मुझे, फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों में, हुई नहीं, अब तक हुई नहीं। अच्छा ऐसा है कि मंडे से जो अब मेरे 2.5 महीने जो क्लास चलेगी ना, तो बेटा आप बिल्कुल छुट्टी नहीं मारेंगे दोनों। ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन, यानी 45 में से अगर 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और अलग से रजिस्टर लेगा, पूरी ऑर्गेनिक कराता हूँ लगातार का। ये ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी मेरी है, और रजिस्टर एक अलग से लेकर आएंगे बेटा। और बिल्कुल भी बस पहले तो यही बात है कि अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ लिया ना तो सिलेक्शन, पढ़ना मुश्किल है, अगर पढ़ लिया तो सिलेक्शन। ठीक है, बस अब मुझे पता चल गया कि लगातार अब मुझे आना है, अब मैं थोड़ा सा इधर माइंड रखूंगा अपना, है ना। नहीं तो आज तो मैं ऐसे ही टीचरों के बीच में बैठा मस्ती कर रहा था, एकदम से फोन वहां पढ़ाना है।
ऐसे कर दो। फिर देखिए मैं तो नहीं आ रही। नहीं स्टार्ट कर दो। आ रही बहन आ रही यार मेरे भी कर दी। मैंने कल भी कहा था ना हम करेंगे पहले। ये तो कर बात लेडीज हाँ देख लो तू किसी करेगा बताओ बता रही अभी आ रही बता रही अभी बता रही आरिफ सर को बुला बुला आरिफ सर को अपने फ्रेंड कर रहा होगा ना अपने फ्रेंड को कर रहा होगा ना तुषार क्या कर रहा होगा लगा देंगे वाई भी थी ना वो कर सकती थी इसका नाम बता रही है अच्छा तो कल आई थी मैं हम अपने पूरे पूरी फैमिली से आए सभी की चलो मेरे जुमे की नहीं करे यार तुमने तो कोई सा कर दिया मेरे जुमे के साला से बन गई वो तो वैसे बंद हो कहाँ से बंद हो